जब महमूद खान साहब ने अभी तक बजट तो 10 को पेश होने वाला है, अभी तक इससे मुतालिक क्या बात की है? कोई तजावीज दी है? जिन्होंने रुकावट बनना है वो रुकावट बनने को तैयार नहीं है। यस, ऑपोजिशन अपना रोल प्ले नहीं कर रही है। ऑपोजिशन तो कुछ भी नहीं कर रही। IMF कहता है कि जो है टैक्स को आपने ज्यादा इकट्ठा करना है, उसके बीच में हुकूमत ने बजट देना। नून लीग का पड़ला भारी है, ये फितरी बात है। GB के लोग बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, मतलब हमारे पंजाब से या KP से उन लोगों का मिजाज मुख्तलिफ है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं आज़ाद सियासत। मैं हूं नौशीन तारिक। व्यूवर्स, बजट बहुत करीब है, जून का महीना है और अवाम की नज़रें बजट पे लगी हैं कि ये हुकूमत अवाम को कितना रिलीफ दे पाती है इस बजट में। IMF को खुश भी करना है, अवाम को रिलीफ भी देना है। कितना बड़ा चैलेंज है ये बजट हुकूमत के लिए, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा दूसरी तरफ ये भी क्या सराहियाँ हैं कि पीपल्स पार्टी की हिमायत हासिल नहीं है हुकूमत को बजट के हवाले से। क्या ये बात दुरुस्त है? इस पर भी डिस्कस करेंगे। GB में इलेक्शन की कैंपेन की आज लास्ट डेट है, 7 जून को इलेक्शन है। वहाँ पर इस वक्त किसका पलड़ा भारी है, इस पर भी डिस्कस करेंगे। और भारतीय सहाफ़ियों को जो इंटरनेशनल बेइज्जती का सामना है और पाकिस्तान फोबिया पर, वो भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी तजज़िया सनीर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं आप? अच्छा जनाब, बिल्कुल, आप बताएं, आप खैरियत से हैं? आज तो बड़ी खुश लग रही हैं। खुश लग रही हूँ। जुम्मा आज आपने बात नहीं की आपके ना अहल इमरान अहमद न्याजी की जमात की, लेकिन चले आगे चलें। उनकी भी बात निकल आई कहीं ना कहीं। अच्छा ठीक है, बजट आप में ही कर लेंगे। स्टार्ट आप उनसे करती है ना। आज उनके हवाले से वैसे कोई खास खबर नहीं, वैसे बजट हर जगह पे मौजूद बहस होना भी चाहिए, है ना। बजट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बजट इस दफ़ा आप किस तरह से देख रहे हैं? जो अभी तक के इदादोशुमार आ रहे हैं, कुछ चीज़ें आ रही हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि जी सैलरीड क्लास को थोड़ा रिलीफ देने का हुकूमत सोच रही है। ये कुछ इसमें कुछ सच भी होगा या सिर्फ अल्फाज का गोरख धंधा ही होगा? बजट कहाँ पेश होगा? असम्बली में, कौमी असम्बली में। यस। अच्छा, जब कौमी असम्बली में बजट पेश होता है तो एक तो कायदे ऐवान होते हैं, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पोजीशन कौन सी होती है? कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ। वो कौन है? लीडर कौन है? महमूद खान चकज़ई साहब। अच्छा, महमूद खान साहब ने अभी तक बजट तो 10 को पेश होने वाला है, अभी तक इससे मुतालिक क्या बात की है? कोई तजावीज़ दी है उन्होंने? नहीं। कोई अपनी कोई सिफारिशात मुरतब की हो, कोई पेपर जारी किया हो, कुछ बोले हो, कोई लफ्ज मुंह से निकाला हो इस पर? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? ऐसा लग रहा है अपोजिशन तो बजट वाले मामले में आना ही नहीं चाहती है, इससे भी निकलना चाहती है। महमूद खान साहब नहीं आना चाह रहे? ऐसे लग रहा है, ये तो खैर उन्होंने कहा नहीं है। चले, PTI के चीफ व्हिप आमिर डोगर साहब ने क्या कहा बजट के ऊपर? अभी तक कुछ भी नहीं, कोई एक बयान। अपोजिशन तो कोई एक चीज, सिर्फ उन CM KP के जो हैं वो एहतजाज करने का कह रहे हैं कि अगर उनकी मुलाकात ना हुई बजट के हवाले से। अच्छा, तो ये हिज़्ब इख्तिलाफ की जो वोटें मिली हैं, यानी कुछ वोटें तो हुकूमत को मिली ना, हुकूमती इत्तेहाद को मिली, जो उनके मुखालिफ जो लोग हैं, जो वोटर हैं, बिल्कुल, क्या उनका हक अदा कर रहे हैं ये अपोजिशन वाले? ऑफ कोर्स नॉट, नहीं कर रहे। नुमाइंदगी नहीं हुई ना बजट में। चलो ये तो बहुत बुरे हैं ना जी, हुकूमत तो बुरी है, जालिम है, टैक्स लगाती है, IMF के कहने पर चल रही है। बजट जनाब कोई गोरख धंधा होगा, फिगर फजिंग होगी, ये होगा वो होगा, हमेशा ये बात करते हैं ना। बिल्कुल। और जिन्होंने करना था वो तो कुछ कर नहीं रहे, तो फिर जाहिर बात है हुकूमत मनमानी करेगी ना। जिन्होंने रुकावट बनना है वो रुकावट बनने को तैयार नहीं है। यस, ऑपोजिशन अपना रोल प्ले नहीं कर रही। ऑपोजिशन तो कुछ भी नहीं कर रही। मतलब थोड़ा बहुत पीपल्स पार्टी जो हर साल जो थोड़ा सा अपनी स्कीम्स को शामिल कराने के लिए या अपने मुतालबात को मनवाने के लिए बजट से पहले नाराज हो जाती है, फिर बजट के बाद फिर शिरो शक्कर हो जाती है। तो वो कर रही है। वो कम से कम हुकूमत में होते हुए अपना हिस्सा निकाल रहे हैं, अवाम के लिए कुछ लेना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं जी अवाम के लिए हम ये करेंगे वो करेंगे, तो जिन्हें करना चाहिए वो नहीं कर रहे। तो ये काबिलियत जो विजन था ना इमरान खान का, उसने देखी ये काबिलियत महमूद खान चकज़ई के अंदर और अल्लामा राजा नासिर अब्बास के अंदर। मतलब वो आप समझते हैं कि हमारे इसाक डार साहब हो जाएं, मोहम्मद औरंगजेब साहब हो जाएं, बिलाल अज़रकानी साहब हो जाएं, अली परवेज मलिक हो जाएं, ये लोग ये क्या समझते हैं फाइनेंस को, जो महमूद खान चकज़ई समझते हैं। हालांकि फिर ये भी गिला करते हैं PTI को पॉलिटिकल स्पेस, जो महमूद खान चकज़ई समझते हैं और जो जनाब अल्लामा राजा नासिर अब्बास समझते हैं, या फिर जो समझते हैं हमारे आमिर डोगर साहब। तारीख रकम करेंगे, तारीख इस बजट में। हंस रही हैं आप? नहीं, मैं तो यही कह रही हूँ, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करती हूँ। उस पर गिला भी करती है ना PTI कि हमें पॉलिटिकल स्पेस दी जा रही करंट सिनेरियो में, खासकर GB इलेक्शन के हवाले से। तो दूसरी तरफ जहां पे उनको अपना रोल प्ले करना चाहिए वहां वो अपना रोल भी प्ले नहीं कर रहे। आप मुझे बताएं कि फवाद चौधरी इस टाइम किसी पार्टी में है? नो। रोज हेडलाइन लगी हुई होती है ना, MNA है नहीं है? नहीं है। ठीक है,
इसके बावजूद वो चैनल्स के ऊपर नजर आ रहे होते हैं, हेडलाइन लग जाती है, अखबारात में खबरें छप जाती हैं, सोशल मीडिया पर लोग ट्वीट्स कर रहे होते हैं, उनको कोट कर रहे होते हैं, रेलेवेंट तो कम से कम है ना वो। बिल्कुल। तो ये जो ईवान में बैठे में इतना बड़ा उहदा लेके बैठा हुआ है महमूद खान शेखजी, उससे ज्यादा तो फवाद चौधरी रेलेवेंट है। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। आप एग्री करती हैं? बिल्कुल एग्री करती हूँ। तो ये विजन था कप्तान का, ये विजन था इमरान खान का। मतलब जो है ना वो लोगों की पहचान इमरान खान को है। देखिए उस्मान बुज़दार को पहचाना उन्होंने, वसीम अकरम प्लस करार दिया, फिर जनाब महमूद खान को उस्मान बुज़दार प्लस करार दिया। चलिए ये तो पीटीआई की नायली ने, मुझे ये बताएं हुकूमत क्या करने जा रही है इस बजट में? हुकूमत क्या लाने जा रही है इस बजट में? हुकूमत कुछ ज्यादा रिलीफ नहीं दे रही। रियल एस्टेट सेक्टर में थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा, और सुपर टैक्स के हवाले से कुछ इस मर्तबा जो बिजनेस कम्युनिटी की मुलाकात हुई है, उन्होंने कहा है जी कि प्राइम मिनिस्टर को तो उनकी तजावीज़ को शामिल किया गया है, रियल एस्टेट सेक्टर की भी और उनके भी, और प्लस जो तनख्वाहदार तबका है उसके लिए थोड़ा बहुत रिलीफ है, लेकिन मजमूई तौर के ऊपर को बड़ा रिलीफ नहीं है जी, बड़ा रिलीफ नहीं है। देखिए ये वही बात की है जो अभी भी जो बिजनेस कम्युनिटी ने, कि टैक्स नेट को वाइडन करें, एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर को मजीद स्क्वीज ना करें। एक बात तो ये की उन्होंने। दूसरा इशू ये है जी कि इस वक्त देखिए स्टेबिलिटी तो है ना एक लिहाज से, क्या कि जिस तरह फॉल ऑफ रुपी था वो तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है ना जी। अब तो 280 के ऊपर डॉलर जो है वो पिछले 1.5 साल से रुका हुआ है। तो ये स्टेबिलिटी होती है, ये मसनूई नहीं है, ये एक्चुअल तो लोग कह रहे हैं कि 250 के करीब कीमत है डॉलर की, 280 है, इसको कम होना चाहिए, लेकिन बहरहाल है, अगर 280 भी है तो है, लेकिन उस पर रुका हुआ है। तो इससे एक किस्म का एतमाद बढ़ता है। लेकिन अभी जो ये अमेरिका ईरान जंग हुई है, जिसमें एक ख्वाहिश थी कि सिंगल डिजिट के ऊपर इंटरेस्ट रेट को लाया जाए, वो मुमकिन नहीं उसका, बल्कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया गया है। उसकी वजह यह है कि आपकी मुश्किलात बढ़ चुकी हैं, जीएसटी में इजाफा हो गया। जीएसटी तो 19% प्रपोज किया है ना, तो ये माना जाएगा। ये हर साल ग्रेजुअली बढ़ाया जाता है। बरतानिया के अंदर भी मैं देखा था जब मैं गया था, और जब मैं वहां से आया था तो वीएटी में बड़ा फर्क पड़ गया था। अच्छा ये वीएटी या जीएसटी जो होती है ना, ये तो इसमें एग्जांपल देता हूं, एक अगर कोई प्रोडक्ट जो है ना वो फैक्ट्री से निकला वहां पर तो उस पर हुआ, लेकिन उसके बाद जो रिटेलर है वो टैक्स की नेट में नहीं आता, बस वो एक जगह ही वहां से फैक्ट्री वाला काम होता है, आगे से रिटेलर वैसे काम गायब हो जाता है। ये समझ नहीं आती। इस चीज को यहां पर रिटेलर के ऊपर आपको लगाना चाहिए, उसको बेशक 2% लगा दें, 4% लगा दें, लेकिन उसको शामिल करें, उसको हिस्सा बनाएं, टैक्स नेट के अंदर लेकर आएं। और फिर ये जो बड़े बड़े आड़ती हैं जो ये पर्चियों पर काम कर रहे हैं, यानी वो पर्ची लिख के देता है जनाब कि ये इतनी जनाब 1000 बोरी वहां दे दो, वो दे देते हैं। या जैसे ये तो मैं आपको बात कर रहा हूँ दूसरी मंडी की, सूत्र मंडी के अंदर चले जाएंगे, इतना कपड़ा जो है इतना फला चीज दे दे, वो चली जाती है, सिर्फ पर्ची पर लिख के बेचते हैं। बिल्कुल। और वो कारोबार कर रहे हैं लोग। एग्रीकल्चर सेक्टर भी तो आजाद है ना। देखिए एग्रीकल्चर जो है ना, को तो आपने वो नहीं, किया एग्रीकल्चर तो तकरीबन आ गया ना। देखिए पूरी की पूरा आपका एग्रीकल्चर जो है ना, या आता है बिजली पर या वो चलता है डीजल पर। आप भी देख लो एग्रीकल्चर तकरीबन सारा जो है ना, पानी भी लगाना है ना तो वो आप वो लगा रहे हैं, उससे डीजल से जो है ना वो उसको लिफ्ट करते हैं, या ट्यूब पर चलाना पड़ता है। तो वो मतलब उनको तो पड़ता ही पड़ता है ना। और देखें जो आपकी एग्रीकल्चर है वो ऑलरेडी फ्लड्स के बाइस काफी उनको नुकसान हुआ है, हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, और फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना है। हमें अब पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है, हमारा एग्रीकल्चर को हमने प्रमोट करना है ताकि आइंदा आने वाले सालों के लिए हमें रोटी के लाले ना पड़े। बिल्कुल, रोटी हमारी अपनी हो। लेकिन हसन ये जो IMF को की ख्वाहिशें भी हमने पूरी करनी है, और हुकूमत ये भी सोच रही है कि आवाम को भी रिलीफ दे दें, कितना बड़ा चैलेंज होगा। वैसे तो आपने कह दिया कि इतना कोई खास रिलीफ नहीं है। देखिए जी, बिजनेस कम्युनिटी कहती है कि आप जो टैक्सेस हैं उनको कम करें, जो FBR का जो स्लैब्स हैं वो बहुत मतलब कहते हैं ना कि इनलैंड रेवेन्यू के अंदर रिफॉर्म्स अगर हो जाएं, अगर ये ठीक हो जाए तो बड़ा मसला आपका हल हो जाएगा। ठीक। FBR के अंदर जो है वो नया सिस्टम बनाना चाह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, लेकिन बड़े बड़े माफिया बैठे हुए हैं, तो वो चीजें इतनी आसानी से होती नहीं है, लेकिन एटलीस्ट प्राइम मिनिस्टर एक एफर्ट कर रहे हैं। एक बात तो मैं ये करूं। दूसरी बात ये है कि जो बिजनेस कम्युनिटी कहती है कि इसको कम करें, IMF कहता है कि जो है टैक्स को आपने ज्यादा इकट्ठा करना है, उसके बीच में हुकूमत ने बजट देना है। बिल्कुल, ग्राउंड रियलिटीज को देखते हुए।
ठीक है। मेरी एस मलिक साहब से बात हो रही थी जो कि रियल स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं नेशनल लेवल के ऊपर, ही इज वेरी हैप्पी। अच्छा। वो कह रहे थे कि जुलाई अगस्त के अंदर आप देखिएगा जी, रियल स्टेट के अंदर आप देखिएगा जी, जो पैसा इस वक्त बहुत से ममालिक से, अरब कंट्रीज से जब निकल रहा है, जो मुख्तलिफ सिंगापुर में कोई चला गया, कोई कहाँ चला गया है, वो इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी आएगा। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं जीबी इलेक्शन की तरफ। आज जो है वो लास्ट डेट है इनकी इलेक्शन कैंपेन की, तो किसका पलड़ा भारी है? पहले तो मैं जीबी वालों से मेरा गिला ये है कि वोट नहीं देते। मियाँ तेरे चाहने वाले पिंडी वाले ये नारा था। फिर मैंने ये नारा सुना कि मियाँ तेरे चाहने वाले पिंडी वाले जीबी वाले, नहीं जीबी वाले पिंडी वाले। अच्छा। अब उन्होंने नारा बना दिया जी मियाँ तेरे चाहने वाले जीबी वाले जीबी वाले। अच्छा। ये तो बड़ी जाती है यार, इतना बड़ा जनाब जीबी वालों ने जनाब डाका डाला है पिंडी वालों के ऊपर, पिंडी वालों के ऊपर। राहत सनाउल्लाह सब कह रहे हैं कि हम 22 में से जो है वो 15 सीटों पर हम ही कामयाब होंगे, बड़े कॉन्फिडेंटली वो कह रहे हैं, और साथ में ये भी कह रहे हैं फॉर्म 47 पर ही नहीं, फॉर्म 45 पे भी जीतेंगे। नहीं, मेरे जो अपनी बातचीत हुई है मुख्तलिफ जर्नलिस्ट से, वहां से जो ग्राउंड के अंदर पोजीशन बता रहे हैं, ग्राउंड के अंदर तकरीबन 9 से 10 सीटें हैं जी पीएमएलएन की, 15 कहां से। अच्छा। हाँ, 9 से 10, 5 से 6 सीटें पक्की हैं पीपीपी की इस टाइम। ओके। इस्तेकाम पार्टी की इस वक्त 2 कंफर्म हैं, 3 भी हो सकती हैं, 2 से 3। ठीक है जी। पीटीआई की जो है वो 1 कंफर्म है, 2 या 3 हो सकती हैं, 2 हो सकती हैं, वो उसके इम्कानात हैं। अच्छा। और इसके अलावा जो है क्या है, इंडिपेंडेंट्स भी की जगहों पर है, आपको पता है काफी ज्यादा बड़ी तादाद, 200 से ज्यादा इंडिपेंडेंट्स आए हुए हैं। तो ये कुछ सीटें इस तरह का चक्कर बन रहा है। और शायद राणा साहब जो है वो इंडिपेंडेंट को भी मिला के 15 कह रहे होंगे। फिर इंडिपेंडेंट जो है वो तो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ जाते हैं, है ना, हुकूमत की तरफ। इंडिपेंडेंट फेडरल गवर्नमेंट की तरफ जाते हैं, तो हाँ 15 पर तो आराम से वो गवर्नमेंट बना लेंगे ना, 24 में से 15 पर गवर्नमेंट बनती है। 9 से 10 इस वक्त उनकी कंफर्म है। ओके। 9 से 10 सीटें उनकी कंफर्म है, यानी पलड़ा नून लीग का ही भारी है देखा जाए तो। नून लीग का पलड़ा भारी है, ये फितरी बात है, क्योंकि एक तो जो नवाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने जो ये 15 से 20 घंटे लोड शेडिंग वाली बात का मुझे मंजूर नहीं है, ये लोगों ने बड़ा पसंद किया इस बात को। सेकंड, वो मेट्रो का जो बात कह गए हैं, वो मेट्रो भी एक अट्रैक्शन है। देखो, जीबी के लोग बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, मतलब हमारे पंजाब से या केपी से उन लोगों का मिजाज मुख्तलिफ है, बिल्कुल। वहां पर लोग शऊर रखते हैं बिल्कुल। तामीर और तरक्की को पसंद करते हैं, पसमानदा इलाका है, लेकिन इसके बावजूद लिटरेसी रेट ज्यादा है, बिल्कुल। ठीक है, तो उन लोगों से आप यही रखें कि वो अपना नफा नुकसान बखूबी जानते हैं, वो नफा नुकसान जानते हैं। तो मुझे कभी इम्कान दिखाई दे रहा है कि मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत होगी। अच्छा हसन, अब आ जाते हैं भारतीय सहाफी। मैं देख रही हूँ काफी टाइम से जो है ना, चाहे डोनाल्ड ट्रम्प हो, चाहे पुतिन हो, या कोई भी हो, भारतीय सहाफी की पूरी कोशिश होती है ना। नहीं, मैं बताऊँ, ये भारतीय सहाफी मुसलसल जो है वो कभी व्हाइट हाउस की जो प्रेस ब्रीफिंग होती है उसके अंदर चवले मारते हैं, कभी जनाब अब पुतिन के साथ उन्होंने चवल मारी, और फिर ट्रम्प के साथ। तो इनको पाकिस्तान फोबिया है, इनको पाकिस्तान से अब एहसास कमतरी का शिकार हो चुके हैं। पाकिस्तान दुनिया में हो रहा है, तो वो पाकिस्तान को ऐसा टेररिस्ट स्टेट के तौर के ऊपर प्रोजेक्ट करते थे। 2015-16 में मोदी ने ये ठान ली थी कि पाकिस्तान को दुनिया में वो आइसोलेट करेगा और वो खुद विश्व गुरु बनेगा। ये विश्व गुरु बनने का जो ख्वाब था वो शर्मिंदा ताबीर नहीं हुआ, और पाकिस्तान इस वक्त यानी हर बड़े तनाजे के अंदर दुनिया के पाकिस्तान इज द मोस्ट रेलेवेंट कंट्री। ठीक है, हालांकि पाकिस्तान का बराह रास्त उस इश्यू से कोई ताल्लुक नहीं है, बट इवन देन पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस है। तो इंडिया के लिए तो यानी ये सफ़े मातम बिछ जाता है। फिर फील्ड मार्शल हाफिज सईद आसिम मुनीर को प्रेसिडेंट शी भी प्रेज करते हैं, उनको प्रेसिडेंट ट्रम्प भी प्रेज करते हैं, उनको ईरानी जो है वो जो लीडरशिप है वो भी उनकी तारीफ कर रही है। तो उनके घर में सफ़े मातम ही बिछना है ना। तो ये बेसिकली पाकिस्तान फोबिया प्लस सैयद आसिम मुनीर फोबिया, उनको कहते हैं कि जहादी माइंडसेट का आदमी है। भाई जहाद अगर उन्होंने इस्लाम में जहाद अगर है तो वो है, सिपह सलार है, फौज है, वो मुल्क के दिफा के लिए जहाद करेगा जी। और उसने किया भी है। इनकी अपनी माँ भारत में क्या हुआ था? अभी आपके साथ क्या किया उन्होंने? आपके सिंदूर को तंदूर बना दिया, और फिर आप अब रोना शुरू किया। फिर आपकी सोफिया कुरैशी साहिबा आ गई और उन्होंने कहा जी कि अब हम मजीद आगे बढ़ावा नहीं चाहते।
हाँ, लेकिन मैं देखती हूँ ना, कब कहते हैं हाँ, अभी सिंदूर जो है रुका नहीं, अभी सिंदूर 2.0 कहते हैं ना, 2.0 हम किसी डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए ना जलील हो गए हैं, जलील हो गए हैं। अब तो मुझे लगता है कि जो इवन जो सेन वॉइसेस हैं इंडिया के अंदर, वो तो थूक रही हैं इनके मुंह के ऊपर। बिल्कुल, अब तो वहां पे राहुल गांधी की आवाज। राहुल तो कहता है नरेंद्र सरेंडर। थैंक यू वेरी मच।